बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खैर इट्स मी आतिफ वक्कास। और इस वीडियो लेक्चर में मैं एमडी केट के एस्पायरेंट्स के साथ, उन सारे स्टूडेंट्स के साथ के जो अभी 2022 के मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने जा रहा हूं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक पेज पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बार बार पूछ रहे हैं कि इस दफ़ा चूँकि अभी पीएमसी डिज़ॉल्व हो चुका है तो हर प्रोविंस चूँकि अपने तौर पे टेस्ट डिज़ाइन करेगी, तो वो कहाँ से टेस्ट प्रिपेयर कर ले, यानी वो कौन सी बुक इस्तेमाल करें, क्या अपने ही टेक्स्ट बुक पे वो फोकस करें या सारे जो है मुख्तलिफ प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स देखें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि पीएमसी डिज़ॉल्व हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वही सिलेबस वैलिड है जो पीएमसी ने शेयर किया है और वो सिलेबस आप सबके पास मौजूद है। तो अगर आपके पास सिलेबस है तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि आपके किस सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स शामिल है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा पार्टिकुलरली फिजिक्स की, और मैं इसमें यह भी आपको पीरियड में बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितनी परसेंटेज टेस्ट में आ सकती है। तो अगर हम देखें टोटल चैप्टर हमारे पास 13 है। उसमें फोर्स एंड मोशन का चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम फर्स्ट ईयर फिजिक्स। देन वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स हैं, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये 13 चैप्टर्स हैं, लेकिन इन चैप्टर्स में हर एक टॉपिक नहीं करना, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लिसिटली चैप्टर्स में नज़र नहीं आती, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, वो आपने लाजमी करनी है। तो बिफोर स्टार्टिंग द फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ दीज चैप्टर्स, लेट मी गिव यू सम सजेशंस। और वो सजेशंस ये हैं कि आपको इस बात के लिए मेंटली तैयार होना है कि जी आपके टेस्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके टेस्ट में चूंकि बहुत सारे वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेक्टर्स का टॉपिक भी देखना है। वेक्टर्स में ख़ास तौर पे वेक्टर एडिशन, और दूसरी चीज़ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास वर्क है, उसकी एग्जांपल है, पावर है, ठीक है, और फिर इस तरह फ्लक्स है, ठीक है। तो ये सारे स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं और ये सारे पीएमसी के सिलेबस में मौजूद हैं, तो इसलिए आपको वेक्टर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। दूसरी चीज़ वेक्टर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट्स हैं, फिर इसके साथ यानी डॉट प्रोडक्ट्स, फिर वेक्टर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर हैं, जैसे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसलिए वो भी है। फिर सारे एंगुलर मोशंस में बहुत सारे वेक्टर प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, लाइक ओमेगा इज इक्वल वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, ठीक है। फिर इस तरह ए इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा क्रॉस आर। यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व है, लिहाजा आपको सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ें देखते हैं। दूसरा आपने ये करना है कि पावर ऑफ 10 में आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे पावर ऑफ 10 में कैलकुलेशंस करते हैं, यानी 10 रेज़ टू द पावर 3 है, उसको 10 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनको डिवाइड कैसे करेंगे, इनको ऐड कैसे करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और जाहिर है आप में से अक्सर लोग ये जानते भी होंगे, मैं सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ। फिर आपको
1 से लेकर 20 तक सबके स्क्वायर्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। फिर 2 √3 √5 इस तरह की जो वैल्यू जो रिपीटेडली कैलकुलेशंस में आती हैं, तो आपको इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि इससे क्या रिजल्ट आता है। फिर साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए जो टेबल्स हैं कि 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है वगैरह, ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो ये तो कुछ बेसिक बात है। तीसरा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इस्टीमेशन करना। आप कैसे इस्टीमेट करेंगे, मतलब कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होगा, तो फिर वहाँ पर आप कैसे इस्टीमेशन कर सकते हैं, अंदाजे कैसे लगाएंगे। तो इस्टीमेशन वाले टॉपिक्स जो हैं ये आपको कहीं से किसी भी ऑर्डिनरी 8th की बुक या 7th 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स की बुक्स या कैम्ब्रिज की बुक अगर आपके पास मैथमेटिक्स की अपनी पुरानी अवेलेबल है तो वहाँ से आपको ये मिल सकता है। इस्टीमेशन हुआ, इस तरह एलिमिनेशन है, लीनियर इक्वेशंस है, ये छोटी मोटी मैथमेटिकल टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो फिर वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, आपको कुछ और भी चीज़ें बता दूँ, परसेंटेज निकालना आता हो, ठीक है, रेशो और प्रोपोर्शन आपको आते हों, रेशो एंड प्रोपोर्शन। फिर इस तरह आप परसेंट चेंजेस फाइंड कर सकें, परसेंट एंड फ्रैक्शनल चेंजेस, ठीक, ये कर सकें। तो ये मैं जनरली बता रहा हूँ, इस पे भी किसी दिन मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, आपके टेस्ट से पहले ही बना लूँगा, लेकिन अभी मैं इसमें मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम सिलेबस को डिस्कस करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इस पे बना लेंगे कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ें आपको मालूम हो, ताकि कैलकुलेटर के बगैर भी आप कैलकुलेशन करें और कहीं पे आप स्टक भी ना हो। तो वो बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम फिर सिलेबस की तरफ आते हैं। तो सिलेबस में जैसा कि मैंने कहा 13 चैप्टर था। पहला चैप्टर है फोर्स एंड मोशन। अब रफली अगर मैं आपको बता सकूं तो ये टोटल का तकरीबन 10% जो है टेस्ट का इस चैप्टर से आता है। ये मैं इस बेस पे कह रहा हूँ क्योंकि 2020 के सिलेबस के साथ क्लियरली ये बताया गया था कि अगर 40 क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर फिजिक्स के, तो इसमें से 4 इस चैप्टर के होंगे। तो उस हिसाब से 10% जो है ये जो है टेस्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो फिर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या देखा जाए, मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जिसपे आपने ज़्यादा फोकस करना है। डिस्प्लेसमेंट आपको जो है मुकम्मल तौर पर आना चाहिए, आप डिस्क्राइब कर सकें डिस्प्लेसमेंट को। फिर डिस्प्लेसमेंट के मुख्तलिफ केसेस दिए जा सकते हैं जिसमें वेक्टर एडिशन इन्वॉल्व होगी, तो इसके लिए वेक्टर एडिशन लाजमी है कि आपको आना चाहिए। फिर ये डिस्प्लेसमेंट जो है सर्कुलर मोशन में कैसे होगा और वाइब्रेटरी मोशंस में ये किस तरह होगा। फिर इसका टाइम के साथ जो ग्राफ है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद वेलोसिटी है। वेलोसिटी बेशक आप जानते होंगे कि वेलोसिटी क्या है, लेकिन इसमें आपने ज़्यादा फोकस करना है एवरेज वेलोसिटी पे। और फिर अगर आपके पास उसके कोई शॉर्टकट फार्मूले भी हैं, अच्छी बात है। अगर शॉर्टकट फार्मूले आप नहीं बना पाए तो आप उसकी जनरल जो डिफिनीशन है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो उसी से काम चलाएं। और शॉर्टकट्स मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्टकट्स जो है इस हिसाब ऐसे हो जाए जैसे आप रट्टा लगा लेते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो शॉर्टकट्स आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं। बहरहाल वेलोसिटी के मुताबिक आपको मालूम होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। फिर वाइब्रेशंस में, रोटेशंस में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में वेलोसिटी के बारे में पूछा जा सकता है। ग्राफ के ज़रिए वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ज़रिए, वो भी आपको मालूम हो कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होती है। सो वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है जाहिर है चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं। फिर एक्सेलरेशन में ख़ास तौर पर आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करनी है। और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस है लाइक वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी, देन एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड देन 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। यानी इन सारी
इक्वेशंस का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। ग्राफ से आप एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन का पता हो कि मतलब वो कहाँ से आती है। फिर एक्सेलरेशन के ऑरिजिन का पता हो, ये तो काइनेमेटिक्स है ना, इसके पीछे फोर्स इन्वॉल्व होगी। ज़ाहिर है हर एक्सेलरेशन के लिए एक फोर्स चाहिए होती है। एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये बात मालूम हो। ये आगे न्यूटन लॉज में भी आपने देखने। फिर लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम जो है इसकी डिफिनीशन आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके यूनिट्स वगैरह क्या है। इन सारी चीज़ों के यूनिट्स और डायमेंशंस आपको मालूम होने चाहिए। देन इसी चैप्टर में न्यूटन लॉज आ जाते हैं। फिर इसमें फर्स्ट लॉ है, लॉज सारी मालूम हो और फिर उनका ऑरिजिन मालूम हो, ये पता हो कि ये किन किन किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसकी इंपॉर्टेंस मालूम हो, इनकी लिमिटेशंस मालूम हो। फर्स्ट लॉ है, फिर सेकेंड लॉ है, इस तरह थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ जो है इसकी चूंकि बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग बन सकती हैं तो इस पर ज़रा ज़्यादा फोकस करें। सेकेंड लॉ मैथमेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसमें मोमेंटम के साथ इसको रिलेट करें, मोमेंटम के साथ सेकेंड लॉ को रिलेट करें और इस पर जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं वो सारे देके। फिर मोमेंटम को अलग से इसकी कंजर्वेशन, यानी अगर फोर्सेस का सम जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। फिर इसकी जितने भी सिचुएशंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें। कोलिशंस में इलास्टिक भी आएंगी, इन इलास्टिक भी आएंगी, ठीक है। तो इन इलास्टिक में फिर फर्दर जो है एक्सप्लोजन्स हैं, गन फायर है, लाइक एक्सप्लोजन्स, गन फायर, मैग्नेट्स का स्टिक होना। कोलिजन्स के साथ साथ अगर दो चीज़ें आपस में स्टिक हो जाएं या डेली लाइफ की जितनी भी कोलिजन है वो सारी इन इलास्टिक होती हैं, तो आपको पता हो कि इसमें क्या क्या कंजर्व होता है, इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व होता है। और फिर इलास्टिक कोलिजन को वन डायमेंशनल में लाजमी देखें जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। फाइनल वेलोसिटी मांगी होती है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है कोलिजन वगैरह की, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है प्रोजेक्टाइल मोशंस। प्रोजेक्टाइल मोशंस में टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट है, रेंज है, वगैरह वगैरह। फिर प्रोजेक्टाइल की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल में ख़ास तौर पर पीक पॉइंट जो होता है, पीक होता है या जिसको हम समिट पॉइंट कहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे हैं प्रैक्टिस में। तो आप इस पॉइंट पर फोकस करें कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैक्सिमम होती हैं, क्या क्या मिनिमम होती हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चंस बन सकती हैं। इसके बाद हम जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि इंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर नंबर 3 है, ट्रू है, लेकिन आपकी फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में ये चौथे नंबर पर है। तो इसमें आपने सिर्फ बस ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक तो चूँकि वर्क एनर्जी का टॉपिक है तो वर्क और एनर्जी की मुकम्मल पहचान हो, वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म, यानी इसको एज डॉट प्रोडक्ट भी आपको पता हो कि कैसे करते, क्योंकि कंपोनेंट्स के फॉर्म में दो वेक्टर्स दिए गए होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट पूछा गया होगा, ऐसा हो सकता है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसी ही मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड दिए जाएं और एंगल दिया जाए, तो आप इस फार्मूला से भी इसको फाइंड करना जानते हो, ठीक है। वो सिचुएशंस कि कहाँ कहाँ पर वर्क मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ठीक है। और ये भी कहा जा सकता है कि वर्क मैक्सिमम का हाफ कब होगा, जब एंगल क्या होगा। तो फिर इस हिसाब से यानी वर्क इज़ हाफ ऑफ वर्क मैक्सिमम, तो इसका मतलब होगा कि एफ डी, यानी जो कि मैक्सिमम वर्क होता है, एफ डी कॉस थीटा जो है, यानी वर्क अपने मैक्सिमम का हाफ होता है तो 1/2। तो इस केस में आप cos थीटा 1/2 है, थीटा क्या होगा, थीटा जो है 60 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर भी cos थीटा और sin थीटा इन्वॉल्व है वहाँ पर ऐसी बात पूछी जा सकती है। फ्लक्स में भी
यहाँ पे भी मुख्तलिफ केसेस में, ठीक है। तो इस चैप्टर में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बहुत अहम है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हम कहते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक इज गेन इन पोटेंशियल, ये कंजर्वेटिव सिस्टम में होता है। और अगर डिसिपेटिव सिस्टम है तो फिर यहाँ पर हम फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से जो वर्क होता है वो भी शामिल कर देते हैं। और जैसे कोई बुलेट है, कोई इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, किसी टारगेट के अंदर पेनिट्रेट होकर रुक जाता है, तो ये पूछा जा सकता है कि जी अंदर जो टारगेट है कितना उसने अपोजिंग फोर्स लगाया, तो ये एच यानी ये डिस्टेंस गिवन होता है। यहाँ पर जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो एफ एच के इक्वल होती है, तो ये ऐसा भी हो सकता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये, यानी यहाँ पे पोटेंशियल बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि कोई पत्थर ऊपर फेंका गया तो किस हाइट तक, किसी हाइट तक पहुंचकर उसकी जो है एनर्जी क्या होगी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पावर है, फिर पावर आपको पता हो कि इस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो इसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। पावर को भी गौर से देखें। और इसमें यह है कि इन सब की आपको यूनिट्स और डायमेंशंस मालूम हो। इफ़िशेंसी भी एहतियातन देख लें, इफ़िशेंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस ऐसे दिए गए होते हैं कि जिसमें आपको पता होता है कि पावर क्या है, इनपुट पे क्या था, आउटपुट पे क्या था, बस आपने सिर्फ उनका रेशो लेना है, इससे आपको इफ़िशेंसी मिलेगी। कभी कहा जाता है कि किसी मोटर की इफ़िशेंसी 80% है और वो इतना वर्क करता है, तो फिर वहाँ पर अकॉर्डिंगली आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, तो इफ़िशेंसी भी देख के चलिए, ठीक है। ये हुआ जी दूसरा चैप्टर। ये चैप्टर भी काफ़ी अहम है, ऑलमोस्ट 10% तक, इससे भी 10% या मैं इसको कह दूं कि ये 8%, तो 8% तक इससे भी क्वेश्चंस मुमकिन है। फिर इस तरह रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जैसा कि और टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर में यानी रोटेशनल और सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है पीएमसी में, ये तीसरे नंबर पे ये चैप्टर है। इसमें क्या चीज़ें आपने देखनी है, एक तो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, साइकिल, ये क्या होता है। फिर इसके मुख्तलिफ यूनिट्स, रेडियंस में कैसे मेजर होता है, डिग्रीज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये मालूम हो। फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स, यानी एक तो ये है कि ये आपस में रिलेटेड है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये रिलेटेड है, लेकिन एक रिलेशनशिप इनका लीनियर क्वांटिटीज के साथ है, और जिसमें ये ख़ास तौर पर ये फार्मूले लाइक एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर एल्फा, दिस ए इज टेंजेंशियल। फिर यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के दोनों फॉर्म, ये फॉर्म आपको मालूम हो, या एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला फॉर्म ये मालूम हो। फिर इस तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, या यहाँ पर हम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। याद रहे सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस आपस में ऑर्थोगोनल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, उनमें एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इनको आप कभी भी गलती से कंफ्यूज ना करें, आपस में मिक्स ना करें। इसका ताल्लुक एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ हो सकता है, इसका ताल्लुक एंगुलर वेलोसिटी के साथ है, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मालूम है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और फिर इसके बाद वो सारी केसेस लाइक ये पूछ सकते हैं कि जी सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर जो काजेज आपके जहन में आते हैं, एग्जांपल्स आती हैं, लाइक एटम के केस में इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़ेरे असर होता है, न्यूक्लियस उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है, वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है।
फिर इस तरह जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। तो वो सारे केसेस आप देख के जाएंगे, आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। बाकी जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा आपको पता होना चाहिए परसेंट चेंजेस क्या होते हैं, परसेंटेजेस क्या होते हैं। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि जी आर डबल किया गया तो फोर्स को क्या हो गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो देखें यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। तो आपने उस क्वेश्चन में गौर करना है कि कांस्टेंट क्या है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला फार्मूला, अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला फार्मूला। ये सिर्फ इस केस में नहीं बता रहा, इस तरह बहुत सारे केसेस हो सकते हैं फिजिक्स में जहाँ पर एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज़ कभी आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, कभी इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, लेकिन आपने वो फिर देखना है कि कांस्टेंट्स क्या है। ठीक है, इसके बाद है जी आपका वेव्स का चैप्टर। वेव्स के चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे बुनियादी चीज़ 7th चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। वहाँ पे आपने उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कैसे ये आपस में रिलेटेड है। मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखें पेंडुलम के केस में और मास स्प्रिंग सिस्टम के केस में इनकी क्या फॉर्म होते हैं, क्या ये मास पे डिपेंड करते हैं नहीं करते, वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं नहीं करते, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की फिर कम्बिनेशन देख लें कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो सीरीज में स्प्रिंग लगे हों तो कैसे होता है, कैपेसिटर्स की तरह होता है, कैपेसिटर्स की तरह, कैपेसिटर की तरह होता है। बुक में डायरेक्ट नहीं दिए गए, लेकिन चूंकि बहरहाल अगर आप कैपेसिटर्स की कम्बिनेशन जानते हैं तो आप स्प्रिंग्स की कम्बिनेशंस भी जानते हैं। एग्जैक्टली वही रूल्स होते हैं, वहाँ पर सी है यहाँ पर के है। तो मैं मज़ीद इस डिटेल में नहीं जाऊँगा। बहरहाल आपने ये देख के जानना है कि स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में तो कंबाइन के क्या होता है, एक स्प्रिंग को काटें तो इंडिविजुअल पार्ट्स का के क्या होता है, इनको पैरेलल में लगाएं तब के पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मालूम होना चाहिए। फिर एम्पलीट्यूड का जैसे मैंने कहा आपको मालूम हो, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल कब किस पॉइंट पर सेम होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फिर वेव्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने के बाद दूसरी बारी आती है वेव्स की। वेव्स जो है फिर उसी तरह उसी प्रिंसिपल्स पे पीरियाडिक होंगी, लेकिन चूंकि ये स्पेस में भी पीरियाडिक होंगी, टाइम में भी पीरियाडिक होंगी। तो प्रोग्रेसिव वेव्स, सबसे पहली चीज़ कि ट्रेवलिंग वेव्स कैसे होती हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स कैसे होती हैं, उनको कैसे बनाया जा सकता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इनका वेवलेंथ। ठीक है, फिर वेवलेंथ के बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो, एनर्जी, ठीक है, स्पीड, छोटे मोटे जो फार्मूले, फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी का फार्मूला पावर डिवाइडेड बाय एरिया है। तो इसको थोड़ा सा मैं चूंकि बुक में डायरेक्टली नहीं दिया गया, ये ज़रा लिख लूँ। ये एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है, और आप जानते हैं एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है वेव की एनर्जी, तो फिर इंटेंसिटी भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखें, इसलिए एहतियातन बता रहा हूँ। इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ ताल्लुक है। फिर टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, फ्रीक्वेंसी का भी कोई ताल्लुक नहीं है। इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर ये बड़ी अहम एक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या लैम्डा डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। बहुत ज़्यादा दफ़ा ये इस्तेमाल होगी, आपने गौर करना है, इसको याद करना है। फिर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और इसका फिर कंप्रेशन क्या होता है, फिर रियरफेक्शन क्या होता है, रियरफेक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता हो, कंप्रेशन और रिलैक्सेशन लॉन्गिट्यूडनल में होती हैं। ट्रांसवर्स में जो है क्या कहते हैं, क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है। फेज ऑफ वेव क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या है, यानी फेज में रिलेशनशिप, फेज और पाथ डिफरेंस में रिलेशनशिप, ये जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है मैं ज़रा लिख लूँ अगर आप भूल गए हों
कि अगर पाथ में डिफरेंस बताया हो तो फेज डिफरेंस कैसे बताएंगे, फेज डिफरेंस बताया हो तो पाथ डिफरेंस कैसे बताएंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जब आप वेव्स की सुपरपोजिशन करते हैं, वेव्स को मिलाते हैं, तो उनका कंबाइन इफेक्ट इस पे डिपेंड करता है कि उनमें फेज डिफरेंस क्या है एट द टाइम ऑफ देयर सुपरपोजिशन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन पे फेज का क्या हो जाता है, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो इसके फेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फिर सुपरपोजिशन में जो है इंटरफेरेंस आ जाता है, बीट्स हैं, स्टेशनरी है। इंटरफेरेंस में फिर कंस्ट्रक्टिव है, फिर डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों की कंडीशंस मालूम हो, और इसके लिए मैंने जैसे पहले भी कहा वो पार्ट डिफरेंस वगैरह का जो तरीका है वो आपको मालूम होना चाहिए। एहतियातन लाइट के लिए भी ये चीज़ें चेक कर लें। जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वेव्स मैकेनिक्स में या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ी होंगी, फिजिकल ऑप्टिक्स में, तो वो भी ज़रा देख के जाइएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह। वो एहतियातन मैं कह रहा हूँ क्योंकि वेव्स हैं और उसकी इंटरफेरेंस है, तो ये भी एग्जामिनर के माइंड में आ सकता है। इंटरफेरेंस के लिए फिर क्या क्या शराइत होती हैं कि मतलब कोहेरेंट सोर्सेज वगैरह। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, वो कैसे हमें पता चलेगा, तो फिर ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं वगैरह वगैरह। फिर बीट्स है, बीट्स का टॉपिक ऑब्वियसली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो बीट्स में दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होनी लाजमी है, ये वाला बीट्स वगैरह। स्टेशनरी वेव्स में ख़ास तौर पर फिर स्टेशनरी वेव्स की फिर हम दो कैटेगरीज बनाएंगे। लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती। और फिर यहाँ से एक सवाल याद आ गया कि ट्रांसवर्स को पोलराइज किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल को नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है कि इसमें से कौन सी वेव पोलराइज नहीं की जा सकती। तो उनमें देखें जो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो, साउंड की वेव हो, अल्ट्रासोनिक हो, इंफ्रासोनिक हो या साउंड हो, उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव्स में होती है, तो इसलिए लाइट वेव्स भी ट्रांसवर्स। डॉपलर इफेक्ट भी लाजमी देख के जाएंगे, उसके मुख्तलिफ केसेस देखेंगे कि वेव कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन होती है, कभी एक मूव करता है कभी दूसरा मूव करता है, तो वो सारे केसेस आप देख के जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, इसमें न्यूटन की फार्मलिज्म, फिर लेप्लास की करेक्शन, और फिर डिपेंडेंस ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। Very important topic of this chapter, on different factors, particularly on temperature. लेकिन ये आपने लाजमी देखना है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। इस चैप्टर से भी इससे पहले के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 8 में अकॉर्डिंगली मैंने 5th चैप्टर के मतलब ये नहीं बताया कि इसमें कितने % तक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट 10% तक हिस्सा कवर करता है। सिमिलरली ये जो चैप्टर है वेव्स का, ये भी इंतहाई अहम है, तो प्रोबेबली ये भी 10% तक हिस्सा कवर कर सकता है कि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। 4th में थोड़ा सा कंटेंट कम है, तो उसकी परसेंटेज मैंने थोड़ा कम बताई है। बाकी जो हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट 10% कंट्रीब्यूट करते हैं एंट्री टेस्ट में। अब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो है ये 5% तक कंट्रीब्यूशन होगी इसकी। ये मैं अकॉर्डिंग टू द PMC क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन 2020 बता रहा हूँ। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट क्लास से पहले बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, लाइक टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए ज़ीरोथ लॉ है, या थर्मल इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन करता है, टेम्परेचर को भी डिफाइन करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर फर्स्ट लॉ की मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक को आइसोमेट्रिक भी कहा जाता है। फिर इस तरह आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है,
इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेसेस, सडन प्रोसेसेस होते हैं, तो कभी एडियाबेटिक वर्ड की बजाय सडन या फास्ट प्रोसेस लिखा होता है, तो इसका भी यही मतलब होगा। तो आपको थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के सारे केसेस देखने हैं, उनके ग्राफ का पता हो। पीवी, ये जो कर्व है, आपको पता हो कि इसका एरिया जो है वो वर्क देगा। तो मुख्तलिफ केसेस में वर्क का पूछा जा सकता है, किस केस में वर्क ज़्यादा हो। और ये कोई जो है कंजर्वेटिव सिस्टम की बात नहीं हो रही होती। तो अगर इस केस में कोई क्लोज लूप आ जाए तो आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पर वर्क डन ज़ीरो है, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस जो है वो क्लोज उसका लूप होता है। तो ये जो एरिया है ये वर्क बताएगा। अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। तो ऐसा केस दिया जा सकता है जहां पर इस केस में भी वर्क जो है वो ज़ीरो हो। लाइक ऐसे कोई सिचुएशन दी जाए, ए से बी से सी से डी और फिर ए, तो फिर यहाँ पर वर्क ज़ीरो हो जाता है। वजह यह है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया एक जैसा है और एक में क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो इन ग्राफ्स की प्रैक्टिस करके जाएंगे आप, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किस केस में जो है वर्क ज़्यादा होता है। ये जनरली नहीं बताया जा सकता। इनिशियल और फाइनल कंडीशंस आपको बताई गई होंगी, आपने फ़ौरन ग्राफ बना लेना है रफ में और उससे अंदाज़ा लगाना है जिस ग्राफ के नीचे एरिया ज़्यादा उस केस में वर्क ज़्यादा। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे थे, इसलिए बताया। फिर स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? पाथ वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल में टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर है, आप इंट्रॉपी है, इंथैल्पी है, ये सारे स्टेट वेरिएबल है। PVT, ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, नंबर है पार्टिकल्स के, ये सारे स्टेट वेरिएबल है। एक है पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल ये होता है कि जी ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे वर्क है, आपने किस तरीके से वर्क किया है इस बात पे डिपेंड, ये डिफरेंट केस में डिफरेंट होगा। आप कभी ये नहीं कह सकते कि जी 8.1 वर्क ये था और 0.2 पे वर्क ये हो गया, या 8.1 क्यू ये था और 0.2 पे क्यू ये हो गया है। वर्क और हीट ये पाथ वेरिएबल्स है, ये स्टेट वेरिएबल्स नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास हो। फिर आपको हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट वगैरह, या मोलर हीट कैपेसिटी है, या स्पेसिफिक हीट उसको कहा जा सकता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो CV है और CP है, फिर उनका रिलेशन, उनका रेशो आपको गैमा देता है। फिर आपको पता हो कि मोनोएटॉमिक गैस का गैमा क्या होता है, डायाकार्ट या पॉलीएटॉमिक कोई गैस है तो उसका गैमा की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यूज़ आपको मालूम होंगी तो आपके लिए फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। CP हमेशा ज़्यादा होता है CV से, कितना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये आपके जहन में हो।